नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जलवायु या क्लाइमेट। इसमें हम मुख्यतः भारत के मानसून के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग उसके बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक है जलवायु और जलवायु नियंत्रण। इसमें हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है मानसून का आगमन और वापसी। चौथा टॉपिक है ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। और पांचवा टॉपिक है वर्षा का वितरण, पूरे देश में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो जानेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो समझते हैं जलवायु क्या होता है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बहुत लंबे समय अवधि में जो मौसम में परिवर्तन होता है या उसमें विविधताएं आती हैं, उसका कुल योग या उसका औसत को जलवायु कहा जाता है। जबकि मौसम की परिभाषा यह है कि एक विशेष समय में किसी क्षेत्र का जो वायुमंडलीय अवस्था में परिवर्तन होता है वो मौसम कहलाता है। जैसे दिल्ली मौसम जो है एक समय के अंतराल में बदलता रहता है। जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे भारत में दिल्ली का क्षेत्र लेते हैं, दिल्ली में दिसंबर में ठंड का महीना होता है, जबकि मई जून में आप देखते हैं कि गर्मी का महीना होता है। तो मौसम कुछ अंतराल में परिवर्तन हो जाता है, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में परिवर्तित हो जाता है। जबकि जलवायु जो है पूरे भारत का एक समान होता है। भारत एक विशाल क्षेत्र है जहाँ पर अलग अलग मौसम हो सकते हैं, लेकिन इसका जलवायु सिर्फ एक है। भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे देखते हैं। ये दूसरा टॉपिक है जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। तो किसी भी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हैं अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच यानी रिलीफ। तो इसको एक एक करके समझते हैं और उसको हम अपने देश से रिलेट करके देखेंगे कि किस तरह से ये जो कारक हैं, ये फैक्टर्स हैं, किस तरह से जलवायु को प्रभावित करते हैं हमारे देश में। तो पहला टॉपिक देखते हैं अक्षांश। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार, जो ये विषुवतीय रेखा है, ये धरती जो ये ग्लोब 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इस वजह से ये विषुवतीय रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। यहाँ पर जो भी लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो अक्षांश रेखाएं होंगी और विषुवतीय रेखा के नीचे भी इसी तरह ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो बीच का जो ये भूमध्य रेखा है, जो कि एक अक्षांश रेखा इसे भी कहा जाता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। इस वजह से ये वाला क्षेत्र बहुत गर्म होता है। तो जैसे ही ये धरती की बनावट जो है गोलाकार की वजह से जो सूरज से ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो अक्षांश के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। तो यहाँ जो कर्क रेखा अक्षांश है और ये मकर रेखा अक्षांश के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। जबकि कर्क रेखा के ऊपर और यहाँ मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य की रोशनी या किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं। तो इस वजह से ये क्षेत्र यहाँ पर कम गर्मी होती है और ये उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहलाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यहाँ पर ये कर्क रेखा जो आप देख रहे हैं, यहीं पर भारत स्थित है। तो और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये अक्षांश रेखा, ये जो इसको कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत के बीचों बीच यहाँ से काट रहा है। यहाँ कच्छ के रन के कच्छ से मिजोरम तक ये भारत को बीचों बीच काट रहा है। इसका सिचुएशन आप इस ग्लोब में भी देख सकते हैं। ये कर्क रेखा है जिससे भारत को बीचों बीच काटता है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है।
ये इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्क रेखा का क्षेत्र है और ये कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जबकि कर्क रेखा के ऊपर वाला पोर्शन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। क्योंकि भारत में दोनों कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध, इस वजह से दोनों की जो वायुमंडलीय विशेषता हैं वो हमें, जो जलवायु या वायुमंडलीय विशेषता हैं वो हमें भारत में दिखने को मिलता है। आगे देखते हैं, ये भारत का क्षेत्र हमने दिखाया था। आगे देखते हैं, दूसरा फैक्टर है ऊंचाई। ऊंचाई किस तरह से इफेक्ट करता है जलवायु को। तो जिस तरह से ऊंचाई बढ़ती जाती है क्षोभ मंडल तक, जो ट्रोपोस्फेयर है पहला लेयर क्षोभ मंडल, वहां तक जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि ऊपर जाने से वायुमंडल में सघनता कम होती जाती है। और क्षोभ मंडल की विशेषता यह है कि क्षोभ मंडल में जो गैसेस मौजूद हैं वो सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं उसमें कम कम रेज अब्जॉर्ब करती है, कम ऊष्मा अब्जॉर्ब करती है। जबकि जो लैंड है, जो भारत का लैंड है, वो ज़्यादा ऊष्मा अब्जॉर्ब करती है। इस वजह से जो लैंड वाला एरिया होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे लैंड के आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊंचाई पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे वो तापमान में कमी आती जाती है। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में भी जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर तापमान कम होता है। आगे देखते हैं, वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र किस तरह से भारत की या किसी भी क्षेत्र का जलवायु को प्रभावित करता है। तो वायुदाब और पवन तंत्र, वायुदाब से ही हवाएं चलती हैं। अगर विपरीत, जो वायुदाब जब विपरीत होता है, कहीं पे उच्च दाब होता है, कहीं पे उच्च वायुदाब होता है और कहीं पे निम्न वायुदाब होता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो जो ग्लोब का ध्रुवीय है, जो ध्रुव के उत्तर ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ से और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से जो व्यापारिक पवनें चलती हैं, वो वहाँ पे दोनों ध्रुव का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है, और जो प्रदेश ठंडा होता है वहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। तो और ये अधिक वायुदाब जो निम्न वायुदाब की तरफ से चलती है, तो इस वजह से ये उत्तर से और ये दक्षिण से व्यापारिक पवनें चलती हैं। हालांकि ये जब चलती है तो ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। जो उत्तर से व्यापारिक पवनें आ रही हैं वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और जो दक्षिण से व्यापारिक पवनें आ रही होती है वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये बाएं तरफ मुड़ा हुआ है। तो ये धरती के जो घूर्णन से जो आभासी बल है उस वजह से होता है, उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल, ऊपर से आने वाली हवा जो व्यापारिक पवनें हैं और नीचे से हवा आने वाली जो दक्षिणी ध्रुव से आ रही है वो अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, और जो ऊपर से आ रही है वो अपने दाएं ओर मुड़ जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं, वायुदाब और पवन तंत्र में एक और चीज समझते हैं। जो ये वाला यहाँ कर्क रेखा, हमने देखा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो 1200 मीटर की ऊंचाई पर, बहुत ऊंची ऊंचाई पर, ये लगभग 12,000 मीटर की ऊंचाई यानी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो जेट प्रवाह चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वो बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में ये जेट प्रवाह चलती है। इसे जेट प्रवाह इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये हवाएं बहुत तेज चलती हैं। सर्दी के मौसम में इसकी गति होती है वो लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो ये पश्चिम से बहने वाली हवा है और उपोष्ण कटिबंध में बहता है। इस वजह से इस पवन को या इस प्रवाह को उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह कहते हैं, और ये पश्चिम से होकर बहता आता है। और यही जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वह अपने साथ पश्चिमी विक्षोभ को भारत में ले आता है। पश्चिमी विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है जो भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, और इस चक्रवात को ये पश्चिमी जेट प्रवाह अपने साथ
बहाकर ये भारत में ले आता है। ये पश्चिमी उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह जो सर्दी के मौसम में हिमालय के दक्षिण की तरफ बहता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जब भूमध्य सागर से बहती है पश्चिमी जेट प्रवाह के साथ, तो ये भूमध्य सागर से बहने के बाद काला सागर और कैस्पियन सागर से नमी अवशोषित करती है या नमी ग्रहण करती है, और ये यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है और भारत के उत्तर वाले पोर्शन में, पहाड़ी वाले एरिया में यहाँ पर हिमपात के रूप में बरस जाती है। जबकि यहाँ पर उत्तर पश्चिम का जो भाग है, यहाँ पर बूंदों के रूप में बारिश होती है पश्चिम विक्षोभ से। और कुछ पोर्शन जब इसमें जो इस हवा में कुछ नमी बचती है, तो यह उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार तक इसका जो हल्की वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में, शीत ऋतु में आता है। इस वजह से गेहूं के फसल के लिए ये बहुत लाभदायक होता है। हमने उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ा था। अब हम पूर्वी जेट, यहाँ पे आपने देखा ये पश्चिमी जेट प्रवाह है, उसी तरह ये पूर्वी जेट प्रवाह है, और ये कर्क रेखा के नीचे है, ये 14 डिग्री अक्षांश पे है, इसलिए इसे उष्ण पूर्व जेट प्रवाह कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट प्रवाह। तो ये जो है अपने साथ चक्रवात भारत में लाता है। ये हम समझते हैं किस तरह से लाता है। जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, ठंड का मौसम आता है, तब ये भारत का लैंड ठंडा हो जाता है, और उसके कंपैरिजन में जो सागर है, पानी है, वो गर्म रहता है, क्योंकि पानी जिस तरह से धीरे धीरे गर्म होता है, उसी वजह से धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो लैंड ठंडा हो चुका होता है, जबकि जो सागर का पानी है वो अभी गर्म ही होता है इसके कंपैरिजन में। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पर जो दाब है वो अधिक हो जाता है, वायु दाब अधिक हो जाता है, जबकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में वायु दाब कम हो जाता है, और यहाँ पर एक चक्रवाती निम्न वायु दाब उत्पन्न हो जाता है। और इस चक्रवाती निम्न वायु दाब को ये उष्ण कटिबंध में जो ये पूर्वी जेट प्रवाह है अपने साथ बहाकर यहाँ पर जो भारत की पूर्व जो तट है, पूर्वी तट, यहाँ पर बहुत तबाही मचाती है, जिससे बहुत जान माल का नुकसान होता है। ये चक्रवात खासकर गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी का जो सघन एरिया वाला क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, यहाँ पर बहुत जान माल का नुकसान करता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी भारी वर्षा कराती है, जिससे नुकसान होता है। आगे देखते हैं। समुद्र से दूरी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जलवायु पे। अगर समुद्र के नज़दीक जो तटीय क्षेत्र होता है, उसमें टेम्परेचर सालों भर में जो टेम्परेचर का अंतर होता है, तापमान का अंतर, वो बहुत कम होता है। जबकि जैसे ही आप समुद्र के तट से दूर जाएंगे, यहाँ पर अगर आप दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश या बिहार जाएंगे, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर में अंतर बहुत ज़्यादा दिखता है। जिस तरह से दिसंबर में दिल्ली में टेम्परेचर चला जाता है 15 डिग्री के आसपास, और गर्मी में आप देखते हैं कि 45 से भी ऊपर चला जाता है, तो उसमें अंतर बहुत आता है। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये जो तटीय इलाका है, यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर में परिवर्तन होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है, तो ये जो भूखंड है, ये लैंड वाला एरिया, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जो क्षेत्र गर्म होता है वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। तो ये वायुदाब कम हो जाता है, जबकि ये समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये भूखंड के मुकाबले, भूखंड के कंपैरिजन में समुद्र कम गर्म रहता है या ठंडा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे ठंडे जगह की वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है, और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो जब यहाँ पे गर्मी के मौसम में निम्न दाब होता है, तो यहाँ से ठंडी हवा बहती ही लैंड की तरफ बहती है। तो गर्मी के मौसम में समुद्र से ठंडी हवा बहती है, तो वो टेम्परेचर को बराबर कर देता है। जबकि ठंड के मौसम में जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है, तब ये हवा की दिशा विपरीत हो जाती है। यहाँ पे उच्च दाब हो जाता है, यहाँ पे निम्न दाब हो जाता है समुद्र के पानी में, और हवा जो है
स्थल से पानी की तरफ, समुद्र की तरफ बहती है, जिस वजह से जो टेम्परेचर ठंडा होता है वो बराबर हो जाता है। आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं में अगर महासागर की धाराएं गर्म है या ठंडी है, उस हिसाब से तट वाला जो तटीय क्षेत्र है वहाँ का टेम्परेचर डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, अब उच्च अवच को समझते हैं, किस तरह से ऊंचाई जो है जलवायु को प्रभावित करता है। तो मध्य एशिया और ऊपर से ध्रुवीय जो हवाएं बहती हैं वो भारत में इधर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन भारत के ये उच्च अवच हिमालय की वजह से होने की वजह से ये जो ऊपर ठंडी हवाएं हैं उसे रोक लेता है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है, भारत जो शीत जिसकी जलवायु हो सकती थी वो शीत ना होकर मानसूनी जलवायु रह जाती है, क्योंकि ये ठंडी हवाओं को रोक लेता है। तो इस तरह से उच्च अवच बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब समझते हैं ऋतुओं को, सीजन कहते हैं इंग्लिश में से। तो विंटर सीजन को समझते हैं, ठंड का मौसम, जिसे हिंदी में शीत ऋतु कहते हैं। तो शीत ऋतु या जब धरती का पोजीशन इस तरह होता है, जब धरती आप जानते हैं 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो और ये कर्क रेखा जो है यहाँ पर भारत स्थित है। तो जब ये कर्क रेखा, ये सूर्य की डायरेक्ट किरणें कर्क रेखा पे डायरेक्ट नहीं पड़ती है, जबकि ये सूर्य की किरणें ये मकर रेखा पर पड़ती है। तो ये मकर रेखा पर जो देश स्थित है वह क्षेत्र गर्म होता है, जबकि जो कर्क रेखा पर देश स्थित है वह ठंडा होता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं सूरज की किरणें डायरेक्ट मकर रेखा पे पड़ रही है। इस वजह से जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया इस रेखा पर पड़ती है, तो वो देश जो है वो गर्म होता है। यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक, जबकि नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक फरवरी तक यहाँ पर ठंड का मौसम होता है भारत में। तो भारत में आप न्यूज़ में भी देखते होंगे, जब भारत में गर्मी का मौसम होता है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम होता है, और उसके विपरीत जब भारत में ठंड का मौसम होता है या गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। अब जब धरती इस पोजीशन में होती है जून 21-22 को, तब यहाँ पर हमारे देश में गर्मी होती है, क्योंकि ये मकर रेखा पे आप देख रहे हैं सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है। तो इस वजह से ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ पे गर्मी होती है। और उसी तरह यहाँ पर जो मकर रेखा पर जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ठंड होती है। तो इससे आप समझ गए, जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है वो वाला क्षेत्र गर्म हो जाता है और दूर वाला क्षेत्र ठंडा रहता है। वही यहाँ पे भी है, वही चीज़ है। और इसमें इस वाले पोजीशन में, इन दोनों पोजीशन में ये होता है कि विषुवतीय रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इस वजह से मकर रेखा और कर्क रेखा पर डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो दोनों जगह जो ऋतुएं होती है या मौसम समान रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। अब वर्षा ऋतु के बारे में समझते हैं कि मानसून का आगमन कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है, स्थल पर निम्न दाब और सागरों में उच्च दाब हो जाता है। जब जून के मौसम में मानसून का आगमन होता है, तो जून का मौसम में ये जो भारत का उत्तरी भाग है ये बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पर निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि इसके मुकाबले समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, तो यहाँ पर उच्च दाब रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादा गर्म होने की वजह से निम्न दाब रहता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा बहती है। तो ये जो व्यापारिक पवनें यहाँ से बहकर ये समुद्र से बहकर स्थल की तरफ बहती है, इससे, क्योंकि ये इस दिशा से बह रही है, इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, दक्षिण का ये डायरेक्शन है और ये पश्चिम है, इसके बीच से ये बह रहा है, इस वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। और निम्न दाब वाले एरिया में ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, और अपने साथ, क्योंकि ये समुद्र से बह रहा है, इस वजह से अपने साथ नमी ले जाकर पूरे भारत में बारिश कराती है।
जैसे ही ये दक्षिण पश्चिम मानसून, ये हवाएं जो चलती है वो लगभग 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। तो मानसून के आगमन के जो शुरुआती दौर में यहाँ पश्चिमी घाट पे बहुत तेज वर्षा कराती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो ये बंगाल के खाड़ी के तरफ से ऊपर होते हुए यहाँ पर मानसून उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में भारत में प्रवेश करता है और यहाँ पर बहुत तेज बारिश कराता है। यहाँ पर खासो पहाड़ी पर हमने पढ़ा था मौसिन राम है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही मौसिन राम ही है। और जैसे जैसे ये मानसून पूर्व से, यहाँ पर गंगा घाटी है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ में जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो वो नमी धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे जैसे बारिश होती जाती है तो ये नमी कम होते होते जब ये मानसून राजस्थान और गुजरात तक पहुंचता है तो यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर निम्न दाब की वजह से ये मानसून, ये हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आ रही है और मतलब इधर ये निम्न दाब अट्रैक्ट करता है उच्च दाब से हवाओं को, तो यहाँ पर जाकर ये वर्षा कराती है या मानसून लाती है। दूसरा जो पॉइंट है जिस वजह से ये हवाएं या मानसून आती है वो है ITCZ की स्थिति गंगा के मैदानी इलाकों में की ओर खिसक जाता है। ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसे हम डिटेल से इमेज के थ्रू भी पढ़ेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ITCZ है ये ऐसा जोन है जहाँ पर बहुत गर्मी की वजह से निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहाँ पर हवाएं, व्यापारिक पवनें वहाँ पर आके मिल जाती हैं। तो ये निम्न दाब वाला ही क्षेत्र होता है जिसे ITCZ कहते हैं। ये सूर्य की जो स्थिति होती है, धरती जब जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस वजह से सूर्य की जो डायरेक्ट किरणें हैं वो कर्क रेखा और विषुवतीय रेखा और मकर रेखा की तरफ खिसकता रहता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, अभी पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो इस वजह से जो ITCZ है ये जोन जब सूरज की डायरेक्ट किरणें मकर रेखा, ये कर्क रेखा पर पड़ती है तो ITCZ जो है ये यहाँ पर कर्क रेखा वाले क्षेत्र में आ जाता है और इस वजह से ये यहाँ पर निम्न दाब होता है और ये मानसून को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह एक और पॉइंट है मेडागास्कर, जो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में मेडागास्कर एक जगह है, क्षेत्र है, जिसके पूर्व में 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश से के ऊपर उच्च दाब हो जाता है और उच्च दाब होता है और यहाँ पर भारत में निम्न दाब होता है। इस वजह से ये यहाँ से हवाएं ये इधर भारत की तरफ बहती है और मानसून लाती है। अब आगे पढ़ते हैं, ITCZ को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये वाला देख रहे हैं आप, इक्वेटर यानी ये जो विषुवतीय रेखा है, यहाँ पर ITCZ का निर्माण होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें यहीं पे पड़ती है। तो ये जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और तापमान जैसे ही बढ़ता है वहाँ पर जो वायुदाब है बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही दूसरे जो इधर से दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध से जो व्यापारिक पवनें हैं वो यहाँ निम्न दाब की ओर बढ़ती है और यहाँ पर मिलती है। तो ये निम्न दाब वाला जो जोन है, जो क्षेत्र है, उसे ही, जहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें मिलती है, उसे ही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, हिंदी में शॉर्ट फॉर्म ITCZ। ये मुख्यतः ये जो होता है वो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहीं पर सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। अब आगे देखते हैं और पढ़ते हैं मानसून की वापसी। मानसून वापस कैसे होता है? तो मानसून की वापसी की जो प्रक्रिया है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने से शुरू हो जाता है। अक्टूबर का महीने में जब ये भूखंड, जब टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और जो सूर्य की किरणें हैं वो नीचे चली जाती है, वो मकर रेखा तक चली जाती है और यहाँ पर ठंड का मौसम आ जाता है, तो ये जो भारत का जो भूखंड है वो ठंडा हो जाता है। ठंडे होने की वजह से ये यहाँ पर उच्च दाब हो जाता है
और उच्च दाब आप जानते हैं, यहाँ से फिर ये हवाएं ऐसे बहती हैं। यहाँ पर ये ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ये क्योंकि जल जो है, पानी, वो जितनी धीरे धीरे गर्म होता है वैसे ही धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि ये इसके कंपैरिजन में भी गर्म ही रहता है। तो ठंडे वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर उच्च दाब होता है और पानी वाला क्षेत्र जो थोड़ा गर्म होता है वहाँ पर निम्न दाब होता है। तो हवाएं ये यहाँ से निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ चलती है, तो ये अपने साथ मानसून लेकर वापस जाती है। क्योंकि ये हवाएं स्थल से जल की तरफ जा रही है, इस वजह से आप देखेंगे कि इसमें बारिश बहुत कम होती है। हालांकि जो इस यहाँ से बंगाल की खाड़ी के ऊपर से मानसून गुजरता है और वापस जाता है, वो बंगाल की खाड़ी के से नमी ग्रहण करता है और ये पूर्वी घाट पर वर्षा कराता है। इससे तमिलनाडु में भी वर्षा होती है। और यहाँ पे इसी मौसम में अक्टूबर नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में यहाँ पर जो निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है वो स्थानांतरित होकर यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम हो गया और ठंडे मौसम की वजह से हमने ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहले भी पढ़ा है अभी वीडियो में। यहाँ पर जो उच्च दाब हो जाता है, क्योंकि लैंड है, जल्दी ठंडा होने की वजह से उच्च दाब हो जाता है, जबकि ये समुद्र है, समुद्र का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, इस वजह से यहाँ पर निम्न दाब होता है। तो निम्न दाब की वजह से यहाँ पर एक निम्न चक्रवाती तूफान उत्पन्न होता है और ये पूर्वी जो जेट प्रवाह है उसके सहारे ये बहते हुए ये पूर्वी तट पर भारी वर्षा कराती है। अब आगे देखते हैं, वर्षा का वितरण देखते हैं। तो पश्चिमी तट के भागों में और उत्तरी उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। इसे मैप के जरिए भी हम देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और लेह में भी वर्षा बहुत कम होती है। देश के इन क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी जो हिस्सा है वहाँ पर मध्यम मॉडरेट टाइप की वर्षा होती है और हिमपात जो है सिर्फ हिमालय वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में तक सीमित रहता है। यहाँ पर देखें वार्षिक वर्षा किस तरह से है। यहाँ पर पूरे देश में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो पश्चिमी तट का क्षेत्र है और ये वाला उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र और ये लेह, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। तो और बाकी का जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग मॉडरेट वर्षा होती है, मध्यम तरह की वर्षा होती है। आगे देखते हैं, मानसून को हमने समझा, अब शीत ऋतु को समझते हैं। हमने शुरू में भी थोड़ा बहुत देखा था, अब डिटेल से समझते हैं कि शीत ऋतु कैसे यहाँ पे ठंडा होता है। अब देखिए यहाँ पे सन, ये जो पृथ्वी की स्थिति है, इस वजह से यहाँ पे जो किरणें हैं डायरेक्ट मकर रेखा पर आ रही है और मकर रेखा पे आ रही है, इस वजह से जो मकर रेखा पे कंट्री लाई करती है, कंट्री स्थित है, वहाँ पर ये क्षेत्र गर्म होता है। और जो यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर कर्क रेखा पर, हमारा भारत कर्क रेखा पर है, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्ट किरणों से दूर है, इस वजह से यहाँ पर ठंड होती है। आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं शीत ऋतु से रिलेटेड। ये नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु का महीना। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ये हमने पढ़ा है अभी मानसून में कि पवनें कैसे चलती है, उत्तर पूर्वी पवनें। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है और इसमें नमी नहीं होती है, इस वजह से ये शुष्क मौसम अधिकतर भागों में देश के, जब ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है तो देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम रहता है। और इस पवनों के कारण ही तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वो पवनें जो हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से नमी ग्रहण करते हुए आती हैं और तमिलनाडु तट पर टकराने पे वर्षा होती है। इस ऋतु में ही, जो शीत ऋतु है, अक्टूबर नवंबर का महीना, इसी में ही पश्चिम विक्षोभ, जो कि हमने पहले पढ़ा है, पश्चिम विक्षोभ भारत में आता है। पश्चिमी जेट धारा होती है, जेट प्रवाह होती है, उसके सहारे पश्चिम विक्षोभ जो भूमध्य सागर के ऊपर उठता है वो भारत में प्रवेश करता है
और उत्तर पश्चिमी भागों को प्रभावित करता है। ये भी हमने पढ़ा है कि रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ग्रीष्म ऋतु देखते हैं। धरती का पोजीशन जब इस तरह का होता है और सन की डायरेक्ट किरणें ये कर्क रेखा पर पड़ती है, तब यहाँ पर गर्मी होती है। यहीं पे भारत है, इस वजह से यहाँ गर्म होता है। और जो मकर रेखा है यहाँ पर ये ठंडा प्रदेश होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ पाती है। हमने पहले पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका ठंडा प्रदेश होता है इसी वजह से। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो ये मार्च से मई तक में ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस ऋतु में देश के उत्तर भागों में तापमान की वृद्धि हो जाती है और वायु दाब में कमी आ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है वैसे ही वहाँ का वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब में कमी आ जाती है। और वायु जो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ बहती है। थार मरुस्थल से लेकर पूर्व में पटना और दक्षिण पूर्व में छोटा नागपुर का पठार तक का जो एरिया होता है, वहाँ पर अधिक टेम्परेचर की वजह से कम वायु दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसके चारों तरफ हवाएं बहती हैं। इस ऋतु में धूल भरी गर्म हवाएं भी चलती है, शुष्क हवाएं भी चलती हैं। आपने महसूस किया होगा गर्मी के महीनों में, जिसे लू कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? आपके ऑप्शंस हैं मौसिनराम, पश्चिमी तट का क्षेत्र, असम और सिक्किम। तो हमने डिस्कस किया है ये मौसिनराम, ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ किस महासागर के ऊपर उठता है? तो ये चारों ऑप्शंस हैं आपके। सही जवाब है भूमध्य सागर के ऊपर उठता है। भूमध्य सागर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ उठता है और काला सागर के ऊपर होते हुए, कैस्पियन सागर के ऊपर होते हुए यह भारत में प्रवेश करता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की जलवायु किस तरह की है? तो ये चार ऑप्शंस हैं। इसका सही जवाब है मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा किस मानसून से वर्षा होती है? तो हमने पढ़ा था जब भारत मानसून का आगमन होता है तो कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें अपने साथ मानसून लाती है? तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून को लाती है। दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं बहती हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे अधिक वर्षा कराती है। और ये वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।